वैसे भैया आप किस टाइम भी लेक्चर होते हैं? आपका आप 11 बजे भी लेक्चर होते हैं? 8:30 से आप मंडे को तो मैं 8:30 से 12 बजे तक होती हूँ। हाँ, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हो आप लोग? सेकंड ईयर आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। ओके सेकंड ईयर लास्ट लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो।
ओके, रेक्टम वाला टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लो। अच्छा ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। इसे वीरा की फैन चलाओ, कोई इशू तो नहीं है। बारिश है उसके भी करके। हाँ बारिश है, बारिश है, बहुत तेज है। देखते वाला मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जहां तक पढ़े, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, ठीक है। इलेक्ट्रम वाला टॉपिक में दोबारा से रिपीट करने लगा। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ एनएस एंड वेक्टर, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। सो मैं रिपीट करने लगा, मैं स्टार्ट करने लगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, पर सिर्फ 15 स्टूडेंट्स आए। चलो, एग्जामिनेशन ऑफ एनएस एंड रेक्टम। अब एनएस और रेक्टम की एग्जामिनेशन या असेसमेंट मोस्टली जब हम रिप्रोडक्टिव असेसमेंट करते हैं या हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, उसके साथ जो ये हम असेस कर लेते हैं। एनएस और रेक्टम को हम एब्डोमिनल असेसमेंट में भी असेस कर लेते हैं और साथ जो हम रिप्रोडक्टिव असेसमेंट में जो है वो असेस कर लेते हैं। लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स है कुछ एनएस और रेक्टल असेसमेंट के मैं थोड़ा स्पीडीली ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं, हमने सिर्फ जो है वो रिवाइज करना है, ठीक है। एनल कैनाल जो है ये आप सबको पता है, आप सबको पता होना चाहिए कि एनल कैनाल जो है ये फाइनल एंड सेगमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट है, लास्ट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पे आके एंड हो जाता है। इस कैनाल का जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। इसकी स्किन के अंदर कोई हेयर, कोई सेबेशियस ग्लैंड नहीं है, लेकिन इसमें सोमैटिक सेंसरी नर्व्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये टच को बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। इसमें सेबेशियस ग्लैंड और हेयर्स नहीं है, लेकिन इसमें सोमैटिक सेंसरी नर्व्स है, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव है बहुत ज्यादा टच को, ठीक है। एनस के अंदर 2 स्पिंक्टर्स होते हैं जो कि एनस को क्लोज रखते हैं और सिर्फ तब ओपन होते हैं जब गैस या स्टूल ने पास होना होता हो, ठीक है। जब गैस ने पास होना हो या जब स्टूल या फीसेस ने पास होना हो तो ये स्पिंक्टर्स है ये ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज ये स्पिंक्टर्स है ये क्लोज रहते हैं। एक नहीं, ये 2 स्पिंक्टर्स हैं, ठीक है। ओके, जब भी आप एनएस और रेक्टम एग्जामिनेशन करते हो तो आपने पेशेंट से क्या पूछना है? हिस्ट्री, किन किन चीज़ों के बारे में हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। किन किन चीज़ों के बारे में हिस्ट्री लेनी है? आपने उनसे बाउल हैबिट्स के बारे में पूछना है। बाउल हैबिट्स क्या है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो है वो हर चीज़ के लिए हमने अपना एक टाइम सेट किया होता है, या हमारी बॉडी जो है वो इस तरह एडजस्ट हुई होती है कि हर एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो आप एक कुछ काम ऐसे हमारे होते हैं जो हम स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो हम हमारी जो है वो बाउल प्रैक्टिसेस होते हैं, स्कूल पास करने की प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। वो भी स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं, हमें भूख भी स्पेसिफिक टाइम पे लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी बॉडी उस टाइम पे एडजस्ट हुई होती है। तो आपने उनसे बाउल हैबिट के बारे में पूछना है, ठीक है, कि वो मॉर्निंग में जाता है, ठीक है, वो इवनिंग में जाता है वॉशरूम, या वो इवनिंग मतलब नाइट पे जाता है वॉशरूम, ठीक है। तो उससे आपने बाउल हैबिट्स के बारे में पूछनी है। फिर उसके बाद आपने क्या पूछना है, उसके बाद आपने पूछना है कि बाउल हैबिट में कोई चेंजेस तो नहीं आई, ठीक है। बाउल हैबिट में कोई चेंजेस तो नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या पूछना है? इसके अलावा आपने स्टूल का करेक्टर पूछना है। अगर वो स्टूल पास कर रहा है, ठीक है, तो स्टूल का करेक्टर क्या है? स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा, स्टूल में कहीं पस तो नहीं आ रहा, स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी है। उसके अलावा जो है वो आपने रेक्टल पेन के बारे में पूछना है, ठीक है, रेक्टल पेन के बारे में पूछना है। इसके अलावा आपने पूछना है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की कंप्लेन तो नहीं करे, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कहीं उससे डायरिया तो नहीं है, ठीक है, हेमराइड्स तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम पीआर फोटोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेक्सेटिव मेडिकेशन वगैरह का भी साथ साथ पूछना है कि कहीं
वो कोई लिग्जेटिव्स यूज़ नहीं कर रहा, कोई जो है वो डायरिया के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई मेडिकेशन यूज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। और साथ साथ अगर मेल है तो मेल में आपने प्रोस्टेट ग्लैंड की इश्यूज़ या प्रोस्टेट ग्लैंड को भी असेस करना है या उनसे पूछना है। अभी अभी असेस तो आपने बाद में करना है, इस वक्त में आपने हिस्ट्री में आपने उनसे पूछना है कि प्रोस्टेट का कोई इशू तो नहीं है उन्हें, ठीक है। सो ओके, अब पोजीशनिंग जब भी हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं या जब भी हमने पेशेंट को असेस करना होता है, पोजीशनिंग जो है वो क्या वो बहुत मैटर करता है। पोजीशनिंग जो है वो मस्ट है। मेल को वैसे रेक्टल एनल असेसमेंट के लिए जो बेस्ट पोजीशन है वो क्या है, वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, ठीक है। लेकिन मेल को जो है वो हम स्टैंडिंग पोजीशन में, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में जिसमें उनकी अपर बॉडी जो है वो किसी टेबल के ऊपर जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में हो, ठीक है। उस पोजीशन में हम मेल को असेस कर सकते हैं। और फीमेल के लिए जो लेफ्ट लेटरल के अलावा जो है वो एक बेस्ट पोजीशन जो है वो क्या है, वो लिथोटमी पोजीशन है जिसमें हमने असेस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, और पैल्पेट करना है, ठीक है। ओके, सो रेक्टल एग्जामिनेशन मेन में क्या है कि मेन में जो है वो हम इंस्पेक्ट करते हैं प्रीनियल एरिया, इनर कैनाल, रेक्टम, प्रोस्टेट वगैरह, ठीक है। अगर वो स्टैंड अगर वो खड़ी नहीं हो सकती तो हम पहले जो है वो जेनेटलिया असेस करेंगे, बाद में जो है वो हम रेक्टल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। वुमेन में जो है वो हम एक्सटर्नल जेनेटलिया, वजाइना, सर्विक्स वगैरह जो है वो हम चेक करते हैं। साथ में जो है हम पेप स्मेयर ले लेते हैं। पेप स्मेयर क्या होते हैं, जो यूट्राइन, सर्विक्स और यूट्रस की जो सिक्रीशंस होती हैं, जो सुपरफिशियल सेल्स होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, यूट्रस और ओवरीज को जो है वो पल्पेट करना है, ठीक है। रेक्टोवेजाइनल या रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटोस्कोपी नहीं, ये फ्रक्टोस्कोपी है, ठीक है। फ्रक्टोस्कोपी, PROCTOSCOPI, ठीक है। फ्रक्टोस्कोपी जो है ये वो प्रोसीजर है जिसमें आप फ्रक्टोस्कोप यूज करते हो। फ्रक्टोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम एनल कैनाल या एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्माइड कोलोन को एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फ्रक्टोस्कोप जो है ये खालो मेटल ट्यूब होता है, ठीक है, जिसके जरिए जो है उसके अंदर जो है वो एक स्मॉल लाइट होता है जिसके जरिए जो है वो हम क्या करते हैं, एनल कैनाल को असेस करते हैं। फ्रक्टोस्कोपी असल में वो प्रोसीजर है जिसमें हम रेक्टम और एनस को असेस करते हैं, ठीक है। क्लियर है, सारा क्लियर है। ये फ्रक्टोस्कोपी है, ठीक है, प्रोटोस्कोपी नहीं है, फ्रक्टोस्कोपी है। PROCTOSCOPY, फ्रक्टोस्कोपी, ठीक है। फ्रक्टोस्कोपी क्या है? फ्रक्टोस्कोपी इज अ प्रोसीजर इन विच वी एग्जामिन एनल एंड रेक्टम या सिग्माइड कोलोन भी हम साथ, yes. और इसके लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, वो फ्रक्टोस्कोप यूज होता है, ठीक है। इंस्पेक्शन आपने करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि साइड लाइन पोजीशन प्रेफर है, लेकिन लिथोटमी आप फीमेल में और अपर स्टैंडिंग पोजीशन आप मेन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे पहले जो है वो क्या देखना है, सबसे पहले अपनी स्किन का कलर देखना है, लम्स, लीजन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। पल्पेशन में क्या करते हैं, पल्पेशन में जो है हम क्या करते हैं, पल्पेशन में आपने सराउंडिंग एरिया जो है लम के लिए लिथोटमी पोजीशन है। आप लोगों ने F1 में नहीं पढ़ा लिथोटमी पोजीशन? F1 में नहीं पढ़ी पोजीशन? अच्छा, F1 में आप लोगों ने पोजीशन नहीं पढ़ी? लिथोटमी पोजीशन है जो कि मोस्टली यूज होता है किसके लिए, डिलीवरी के लिए, डिलीवरीज के लिए जो पोजीशन यूज होता है, डिलीवरीज के लिए जो पोजीशन यूज होता है ना, वो क्या है, वो लिथोटमी पोजीशन है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ या पेल्विक एरिया की सर्जरीज वगैरह के लिए जो है वो ये पोजीशन यूज होता है। इसमें करते क्या है, इसमें क्लाइंट को जो है वो बिल्कुल सीधा उसके बैक के ऊपर जो है उसके बैक पे मतलब बिल्कुल सीधा लिटा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लेग्स जो है ना वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं हिप्स के एरिया पे, ठीक है।
ठीक है। ओके, सो आपने पल्पेशन में क्या करना है, सराउंडिंग टिश्यूज जो है वो लम्स और टेंडरनेस के लिए पल्पेट करना है, ठीक है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, स्फिंक्टर जो है वो आप पल्पेट करेंगे, टोन ग्रेस कॉन्वेक्सिटी वगैरह देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप रेक्टल वार की रेगुलरिटी टेंडरनेस वगैरह जो है वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे तरीका बताऊंगा प्रोस्टेट ग्लैंड को आपने किस तरह पल्पेट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो राउंड हार्ट शेप ग्लैंड है, जो कि 2.5 to 4 सेंटीमीटर जो है उसका साइज होता है, ठीक है। दोनों साइडों पे होती है, ठीक है। बीच में जो है वो एक कर्व होता है, ठीक है। और उसका सिर्फ और सिर्फ हम पोस्टीरियर साइड जो है वो पल्पेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनर किनार के थ्रू जो है वो जाके उसे पल्पेट करना होता है, ठीक है। तो इनर किनार के थ्रू जब आप जाके ऊपर की तरफ जो है वो आप पल्पेट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो पोस्टीरियर साइड है वो आप पल्पेट कर सकते हो, बाकी जो इंटीरियर वगैरह है वो आप पल्पेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जब आप फीसिस का जो ग्लव फिंगर के साथ आप फीसिस का कलर और कंसिस्टेंसी वगैरह जो है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। हेमराइड्स क्या है? हेमराइड्स मैंने कल भी बताया था, जिसको हम पाइल्स कहते हैं, ठीक है। हेमराइड्स में असल में होता क्या है कि वीनस प्रेशर इंक्रीज वीनस प्रेशर की वजह से जो वेन जो है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। वस्कुलरिटी या हेमराइड्स वो जो है वो वेन थिन हो जाती है। एनलार्जमेंट की वजह से वेन की जो वॉल्स है वो थिन हो जाती है। तो जब भी फीसिस या स्टूल पास करते हुए जो है वो क्लाइंट स्ट्रेन करता है, जोर लगाता है, तो वहाँ से जो है वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। इचिंग और ब्लीडिंग होती है डिफिकेशन के साथ। स्टूल पास होते हुए जो है वहाँ की इचिंग होती है, ठीक है, और साथ में ब्लीडिंग होती है क्योंकि वेन जो है वो इनलार्ज होती है, ठीक है। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो है वो हेमराइड्स भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल हेमराइड्स या एक्सटर्नल हेमराइड्स, ठीक है। जो इंटरनल हेमराइड्स है वो इनोरेक्टल जंक्शन, जहाँ पे एनस और रेक्टम जो है वो दोनों आपस में मिलते हैं, उस एरिया से अगर ऊपर ब्लीडिंग हो तो वो क्या है, वो इंटरनल हेमराइड्स है, ठीक है। अगर उससे नीचे हो तो वो एक्सटर्नल हेमराइड्स है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की हमने बात की थी, ये पिक्चर आप जरा गौर से देख लें, ठीक है। ये पिक्चर आप जरा गौर से देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेल में होती है, ठीक है। फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती, ठीक है। ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ी है, ठीक है। इसके बीच में जो है ये बिल्कुल, ये क्या है, ये यूरिथ्रा की दोनों साइडों पे पड़ी होती है, यूरिथ्रा की दोनों साइडों पे पड़ी होती है, ठीक है। ये क्या है, ये एग्जामिनर का फिंगर है, ये एग्जामिनर का फिंगर है, ठीक है। उसने एनल केनाल के थ्रू जो है वो क्या किया, फिंगर इंसर्ट करके आगे की तरफ जो है वो क्या करता है, पल्पेट करता है। अब ये आगे तरफ पल्पेट करता है, लेकिन अंदर जो है वो क्या है, अंदर जो ग्लैंड्स पड़ी है, ग्लैंड्स का जो है वो पोस्टीरियर साइड जो है वो ग्लैंड्स का पोस्टीरियर साइड जो है वो पल्पेट हो रहा है, ठीक है। इंटीरियर साइड हम इसका पल्पेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फिस्टुला और फिशर के बारे में। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला जो है वो एबनॉर्मल जंक्शन है। फिस्टुला जो है वो क्या है, वो एबनॉर्मल जंक्शन है। फिस्टुला जो है वो एक नॉर्मल लिंकेज है दो एरियाज के दरमियान, दो कैविटीज के दरमियान, दो ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, नॉर्मल ओपनिंग है, वो क्या है, वो फिस्टुला है। फिशर क्या है? फिशर असल में कट है। फिशर क्या है? फिशर कट है, कट। अब ये कट जो है ये ओवल शेप में, मोस्टली ओवल शेप में लगता है, ठीक है। और मोस्ट, मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि मोस्ट कॉमन है कि मिड लाइन पोस्टीरियरली जो है ये मिड लाइन पे ये कट लग जाए, ठीक है। इंटीरियरली जो है ये कट नहीं होता, ठीक है। इंटीरियर बहुत कम चांसेस होते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में अगर आप लोग देख ले तो आप लोग को अंदाजा लग जाएगा ये क्या है। ये जो बीच में ये क्या, ये कट लगा हुआ है, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये बीच में कट लगा हुआ है। ये इनर किनार है, ठीक है। ये इनर किनार के मसल्स है, ये देखिए, ये इनर किनार है, ठीक है। ये देखिए, ये इनर किनार है, ठीक है। इनर किनार की पोस्टीरियर वॉल के ऊपर जो है वो कट लगा है, वो क्या है, वो फिशर है। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये इनर किनार के अंदर, यहाँ से ये मसल्स के अंदर एक नया रास्ता बन गया है। ये देखिए, ये नया रास्ता जो है ये क्या है, ये
फिस्टुला है, ये एबनॉर्मल लिंकेज है, ये एबनॉर्मल पाथवे बना हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या है, ड्रेपिंग द एब्डोमेन, ठीक है। अब ड्रेपिंग में क्या है, ड्रेपिंग का मतलब है क्लॉथिंग करना, ड्रेपिंग का मतलब है टाइट करना, ठीक है। अब एब्डोमेन को एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन के साथ आपने काफ़ी सारे पेशेंट देखे होंगे जिनका एब्डोमेन बिल्कुल लूज हुआ होता है, ठीक है। अब लूज एब्डोमेन या डिस्टेंट एब्डोमेन जो है ये किन किन चीज़ों की वजह से या किन किन प्रॉब्लम की वजह से होता है। सो जो मेन है वो क्या, ओबीस एब्डोमेन। अगर एक बंदा जो है वो ओबीस है, ठीक है, तो उसका एब्डोमेन जो है वो लूज होगा, उसका एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट होगा, ठीक है। ओबीस के अलावा जो है वो क्या है, वेरियस और क्लासेस भी है, ठीक है। हेपेटोमेगाली है, अगर पेशेंट का लीवर जो है वो इनलार्ज हो जाए तो उसका एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके हार्मोनल इम्बैलेंस में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका कलर बिल्कुल, ये देखिए कलर देख लें, कलर बिल्कुल येलोइश सा हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिर आप असाइटिस की अगर बात करें तो असाइटिस में बिल्कुल ये देखिए राउंडेड एब्डोमेन बन गया है, ठीक है। और कलर चेक करें, कलर बिल्कुल येलो सा हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना असाइटिस जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड जमा हुआ है, लेकिन वो भी अक्सर किस चीज़ की वजह से होता है, कभी कभार जो है वो हेपेटोमेगाली की वजह से होता है, कभी जो है वो हेपेटाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस की वजह से या हेपेटोमेगाली की वजह से। लेकिन होता मुझे ये जो एसाइटिस है, एसाइटिस मोस्टली जो है वो किस चीज़ की वजह से होता है, लीवर प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। होता किसकी वजह से, लीवर प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा जो है वो असाइटिस है, ठीक है। असाइटिस में एब्डोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एपिसाइटिस नहीं है, एक ब्लडर जो है वो इनलार्ज हुआ है तो उसमें भी जो है वो एब्डोमिनल डिस्टेंट होता है, ठीक है। या अगर अम्बिलिकल हर्निया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर्निया क्या है। हर्निया जो है, जब भी कोई अर्गन अपनी पाउच से निकलता है, अपने जो नेचुरल पाउच है, अपनी जो नेचुरल कैविटी है उसकी, अगर उस कैविटी से निकल के बाहर आता है, ठीक है, तो वो एक आउटसाइड पाउच का शक्ल इख्तियार कर देता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हर्निया बोलते हैं, ठीक है। हर्निया कहाँ पे मोस्ट कॉमन साइड जो हर्निया की अम्बिलिकल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया है, जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन है वो क्या है, अम्बिलिकल और इंग्वाइनल हर्निया से, ठीक। तो ये क्या है, हर्निया के पेशेंट की जो है वो भी एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो केपट मेडोसा। अच्छा, केपट मेडोसा कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। केपट मेडोसा क्या है, केपट मेडोसा ये असल में ये कॉन्सेप्ट है, एक ग्रीक पुरानी जो है वो एक स्टोरी है, ठीक है, एक मिथ ये है कि उन्होंने कहा था कि पुराने यूनान के लोग ये समझते थे कि उनकी जो है, उनकी यूनान में एक औरत थी जिसका नाम मेडोजा था, ठीक है। और मेडोजा, उनका एक कंसेप्ट था कि मेडोजा के सर पे बाल नहीं बल्कि बालों की जगह जो है वो सांप है। उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि मेडोजा के सर के ऊपर जो है वो बाल नहीं बल्कि सांप है, ठीक है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है, ठीक है, केपट मेडोजा का। केपट मेडोजा में अगर आप देख लो, ये पिक्चर अगर आपके सामने, ये पिक्चर अगर आपको नजर आ रही है तो इसको जरा गौर से देख लें। इसमें वेन्स आपको बहुत क्लियर नजर आ रही है। इसको, इसमें पिक्चर में वेन्स जो है वो क्या है, वो बहुत क्लियर नजर आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वेन्स जो है वो बहुत क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा वेन्स है, लेकिन सारी वेन्स किस तरफ आ रही है, जितनी भी वेन्स आपको नजर आ रही है वो वेन्स सारी जो है वो अम्बिलिकस की तरफ आ रही है, ठीक है। अम्बिलिकस की तरफ ये सारे वेन्स जो है ये अपना रुख करती है, सारी की तरफ जो है वो आ रही है। तो केपट मेडोजा का जो मेन कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कहा था कि इस केपट मेडोजा में क्या होता है, केपट मेडोजा में जो है ये ऐसा लगता है जैसे सारी वेन्स जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होके पूरी बॉडी में जो है ये फैल गई है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था कि एक औरत थी उनकी, और उस फीमेल के जो है वो सर पे क्या थे, सर पे जो है वो सांप थे, बाल नहीं थे, ठीक है। तो ये उसी तरह जो है एक शक्ल इख्तियार करता है, इस वजह से इन्होंने इसका नाम जो है वो क्या रखा है, केपट मेडोजा रखा है, ठीक है। केपट मेडोजा के अलावा अगर देख ले तो एक मेल्स में एक इशू आता है जिसको हम कहते हैं
गायनोकोमेस्टिया। अब गायनोकोमेस्टिया क्या है? गायनोकोमेस्टिया जब मेल की ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाए एबनॉर्मली, ठीक है, वो क्या है? वो गायनोकोमेस्टिया है, ठीक है, वो गायनोकोमेस्टिया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इंस्पेक्शन और पल्पेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम जा रही है अस्कल्टेशन की तरफ। अस्कल्टेशन में ये डिफरेंट, अस्कल्टेशन के लिए जो मेन चीज़ यूज होता है वो क्या है? वो स्टेथोस्कोप है। अस्कल्टेशन के लिए जो मेन चीज़ होता है वो क्या है? वो स्टेथोस्कोप है। ठीक है, एज वाइज जो है वो स्टेथोस्कोप चेंज होता है। आप लोगों ने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि जो अडल्ट पेशेंट्स के डॉक्टर्स होते हैं उनका स्टेथोस्कोप जो है वो नॉर्मली उसका ये जो बेल और डायफ्राम है उसका साइज जो है वो क्या होता है? स्पेशली डायफ्राम का जो डायफ्राम का साइज है वो क्या होता है? वो बड़ा होता है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर आप बेबीज का देख ले, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए यूज होता है, जो पीडियाट्रिक्स के लिए यूज होता है, जो चाइल्ड्स के लिए यूज होता है, वो थोड़ा सा जो है उसका साइज कम होता है, वो छोटा, ठीक है। अब एक चीज और, जो मेन एक टेस्ट है फ्लूइड के लिए, अगर किसी का एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट है, ठीक है, अगर किसी का एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट है और उसकी जो है वो आप क्या करते हो? अगर उसका आप फ्लूइड देखना चाहते हो, अगर उसका फ्लूइड देखना चाहते हो तो फ्लूइड वेव टेस्ट करते हैं। क्या, कौन सा टेस्ट करते हैं? फ्लूइड वेव टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के लिए 2 बंदे रिक्वायर्ड है। इस टेस्ट के लिए 2 बंदे रिक्वायर्ड है। जरा गौर से सुन ले। फ्लूइड वेव टेस्ट हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए करते हैं। इसके लिए आपके पास 2 बंदे होने चाहिए। अगर 2 बंदे नहीं है, ठीक है, एक बंदे ने क्या करना है? एक बंदे ने यहाँ की बिल्कुल मिड लाइन के ऊपर जो है वो हाथ रखना है। एक ने मिड लाइन के ऊपर बिल्कुल हाथ रखना है, ठीक है। अगर 2 बंदे मौजूद नहीं है, एक बंदा है, तो आपने क्या करना है? पेशेंट हाथ लेके यहाँ पे रख देना। पेशेंट का हाथ लेके यहाँ पे रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, एक बंदे ने क्या किया? इस एक बंदे ने यहाँ पे हाथ रखा है, ठीक है, एक बंदे ने यहाँ पे सेंटर में हाथ रखा है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है? दूसरे बंदे ने एक साइड पे, दोनों साइडों पे इस तरह हाथ रखे, दोनों साइडों पे हाथ रखे। अब इधर और इधर आप जरा गौर से देख लें, इधर उसके हाथ जो है वो बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में इधर इसने हाथ रखा है, लेकिन इधर से वो क्या कर रहा है? टेप कर रहा है। इधर से उसकी क्या करना है? टेप करना है, ठीक है। इधर से जब आप टेप करते हो तो ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ आपको फील होगा कि आपके हाथ के साथ कुछ टच हो रहा है, आपके हाथ को कोई चीज पुश कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का है तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी के अंदर क्या है? फ्लूइड है। किसी, ये जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई है ये फ्लूइड की वजह से है, ठीक है। वो फ्लूइड किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, वो फ्लूइड किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, लेकिन हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये क्या है? ये फ्लूइड है। सेंटर में एक बंदे ने हाथ रखा, ठीक है, दूसरे ने दोनों साइडों पे हाथ रख के एक साइड पे जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में रखेंगे और दूसरे साइड से जो है वो क्या कर रहे हैं? वो टेप कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं, तो ये फ्लूइड जो है यहाँ से इधर आएगा, ठीक है, इधर से जो है वो एक वेव बनेगा और उसके हाथ के साथ जो है वो टच होगा, उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो फ्लूइड है, ओके। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर लीवर के ऊपर जो है वो टेंडरनेस का मतलब इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ओके। अब हमने ये भी देखना है, हमने प्रॉब्लम से पढ़ लिए, हमने नॉर्मल भी पढ़ लिए, हमने जो है वो असेसमेंट भी पढ़ लिया, हमने जो है उसकी स्पेशल टेक्निक्स भी पढ़ ली है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए स्पेशल टेस्ट यूज हो रहे हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे कि एज के साथ कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जो कि नेचुरल चेंजेस हैं। एज के साथ, जिसको हम कहते हैं ना, ये एज फैक्टर है। एज फैक्टर का मतलब क्या होता है? कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये चेंजेस आएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। एजिंग क्या है? एजिंग शुड नॉट अफेक्ट द जीआई फंक्शन अनलेस एसोसिएटेड विद डिजीज प्रोसेस। अब एजिंग जो है वो क्या करता है?
एजिंग जो है वो जीआई फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, एजिंग जो है वो जीआई फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता अनटिल अनलेस अगर कोई डिजीज साथ नहीं है। जब तक अंदर कोई डिसीज नहीं है, जब तक अंदर कोई डिसीज प्रोसेस जो है वो कोई डिसीज प्रोसेस ना हो, तब तक एज का जीआई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, हाँ, अगर एज के साथ डिक्रीज हो रही है तो सलाइवेशन डिक्रीज हो रही है, अगर एज के साथ डिक्रीज हो रही है तो थोड़ा सा जो है वो टेस्ट सेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एसोफेजियल एम्पटिंग या जो स्टमक एम्पटिंग है वो थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, लीवर का साइज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और बैक्टीरियल फ्लोरा, जितने नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसके अंदर जो वो वेरिएशन और चेंजेस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, और अगर जीआई एक्टिविटी जो है इंक्रीज भी हो जाती है, देखिए किस चीज़ पे होती है वो, कॉन्स्टिपेशन। तो एज के साथ साथ कौन सी चीज़ बढ़ रही है, एज के साथ साथ जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, क्योंकि जीआई मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जीआई मोटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा चांसेस होती है कि लेटर लाइफ में जो है या एजिंग प्रोसेस के साथ जो है वो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, स्लाइवेशन डिक्रीज हो जाती है, टेस्ट का सेंस डिक्रीज हो जाती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, एसोफेजियल एम्पटिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, लीवर का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, और बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जो चीज़ एज के साथ बढ़ रही है वो क्या है, वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो एज के साथ साथ जो है वो डिस्टर्ब होकर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं ये पूछ रहे हैं? तला क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन क्या है? तला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाहते हो? ठीक है, अब एज के साथ तो हो गया। Excuse me. ओके ओके, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के साथ देख लीजिए जीआई की फंक्शंस में प्रेगनेंसी के साथ जो है वो कौन कौन सी चेंजेस आती है। ठीक है, सो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से। प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट बर्न होता है या एसिड रिफ्लेक्स। व्हाट इज हार्ट बर्न? व्हाट इज हार्ट बर्न? हार्ट बर्न किसे कहते हैं? हार्ट बर्न किसे कहते हैं?
गुड। हार्ड वन क्या है? एसिड रिफ्लेक्स है, जो एसिड वापस आता है ना वो क्या है? वो हार्ड वन है, ठीक है। तो हार्ड वन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इसके साथ हार्ड वन के चांसेस बढ़ जाते हैं फाइब्रोसिस वगैरह, ठीक है। सो इसके अलावा जो है वो बाउल साउंड जो है वो डिमिनिश हो जाती है, बाउल साउंड जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूट्रस का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यूट्रस का साइज जो है वो बढ़ जाता है और लार्ज यूट्रस की वजह से जो है वो जो इंटेस्टाइन है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। लार्ज यूट्रस की वजह से इंटेस्टाइन जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है, फिर आपको बाउल साउंड जो है वो उस तरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लीनिया निग्रा स्टार्ट हो जाती है। लीनिया निग्रा क्या है? लीनिया निग्रा जो एब्डोमिनल मिड लाइन है ना, जो एब्डोमिनल मिड लाइन है उसके ऊपर जो है वो पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। व्हाट इज पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन क्या है? ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है। जो मिड लाइन है ना, मिड लाइन के ऊपर जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है। पिगमेंटेशन क्या है? पिगमेंटेशन कलर चेंजेस है, ठीक है। ब्लैकनिंग हो जाती है बिल्कुल मिड लाइन के ऊपर, एब्डोमिनल मिड लाइन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्ट्राया या स्ट्राइग्रेविड्रम स्टार्ट हो जाती है। स्ट्राइग्रेविड्रम क्या है? ये असल में इसे हम स्ट्रेच मार्क भी कहते हैं, इसे हम प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क भी कहते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट हो जाता है। एब्डोमेन का साइज जो है वो, एब्डोमिनल मसल जो है वो अंदर जो है वो यूट्रस बढ़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। बेबी जो है वो डेवलप हो रहा होता है, उसकी वजह से जो एब्डोमिन मसल्स है ना, एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर जो है वो एक पुश इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो एब्डोमिनल मसल को आगे आगे पुश करता रहता है, ठीक है। जब भी आप लोगों ने देखा, नोट किया होगा, जब भी हम कोई ट्यूब या जब भी हम कोई बलून वगैरह जो है वो बार बार जो है वो फुलाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर जो है वो इस तरह ना वो निशान जैसे बन जाते हैं, ठीक है। लूजनेस के निशान आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो इंसान के बॉडी के ऊपर भी होता है, ठीक है, कि इंटरनल ऑर्गन की इनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन की इनलार्जमेंट की वजह से जो है वो एब्डोमेन के ऊपर जो है वो स्ट्राई बन जाती है, एब्डोमेन के ऊपर जो है वो स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं कि जैसे एब्डोमेन जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या था? ये प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज थे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ।
प्रेगनेंसी वाली स्लाइड में एनवी का मतलब है नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। प्रेगनेंसी वाली स्लाइड में एनवी का मतलब है नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से एसिड रिफ्लेक्स आता है, ठीक है, उसकी वजह से। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए मैं आप लोग क्या अटेंडेंस मार्क कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर दो।